प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ, खुश और स्टडी में बिजी होंगे। आज की क्लास स्टेट्स की यूनिट 2 मेजर और सेंटर टेंडेंसी पर होगी, जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ऑफ सेंट्रल वैल्यू या टेंडेंसी, यानी केंद्रीय मान की माप। क्लियर है। सेंट्रल वैल्यू का मतलब होता है बिल्कुल सेंटर में। बिल्कुल सेंटर में मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी डाटा है, उस डाटा के सेंटर में क्या वैल्यू है, यानी वो जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है। यानी पूरे डाटा का सेंट्रल व्यू क्या है। इस सेंट्रल वैल्यू का दूसरा नाम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगा। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, या हम कहें लीडर वैल्यू, यानी उस डाटा को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू। क्लियर है। यानी इस वैल्यू के आधार पर आप अनुमान लगा पाए कि इस वैल्यू के आधार पर आप अनुमान लगा पाए कि इंडिविजुअल वैल्यू क्या क्या रही होंगी। क्लियर है। स्टेट्स में इस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का नाम होता है स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। एवरेजेस होते हैं। क्लियर है। और एवरेजेस का एक ही टारगेट होता है। एवरेजेस का जो पर्पज होता है, ठीक है, कि डाटा को, जो डाटा आपके पास गिवन है, उस डाटा को रिप्रेजेंटेट करने वाली एक वैल्यू हो। क्लियर है। तो स्टेट्स में एवरेज के पर्पज क्या होते हैं। पहला पर्पज होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का मतलब यह है कि अगर किसी भी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स का आपने एवरेज फाइंड कर लिया, तो उस एवरेज के आधार पर आप इंडिविजुअली स्टूडेंट्स के मार्क्स का अनुमान कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। तो यानी उस एवरेज ने 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ब्रीफ कर दिया। ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कर दिया, उस मार्क्स 20 स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है। पहला पर्पज होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। दूसरा पर्पज होता है कंपेयर। कंपेयर करने में आसानी रहेगी। जैसे कि आपको एवरेज पता होगा, तो एवरेज के आधार पर आप स्टूडेंट्स के मार्क्स का अनुमान लगा सकते हैं और उनकी कंपेयर कर सकते हैं कि एवरेज से कितने बच्चों के मार्क्स कम हैं, कितने के बच्चों के मार्क्स ज्यादा हैं। क्लियर है। तीसरा पॉलिसी फॉर्मेशन। पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प मिलती है। ठीक है। क्लियर है। चौथा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस।
एनालिसिस, यानी स्टैट्स में एनालिसिस करने में एवरेज के आधार पर हेल्प मिलती है। क्लियर है? ये एवरेज के पर्पज होते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है, अच्छा एवरेज किसको माना जाए? ठीक है, तो गुड एवरेज किसको कहा जाए? ठीक है, क्लियर है? गुड एवरेज के क्या मेरिट होने चाहिए? तो सबसे पहला मेरिट तो यही होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टूड, यानी हमें समझने में आसान रहे। इजी टू अंडरस्टूड, समझने में हमें आसानी हो। ठीक है, दूसरा क्लियर है, सिंपल टू कंप्यूट, यानी कंप्यूट करने में, कैलकुलेशन करने में हमें आसान हो। क्लियर है? तीसरा एक्सट्रीम वैल्यू से, जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से कम प्रभावित हो। क्लियर है? लेस अफेक्टेड टू या बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, क्लियर है? ऐसा ना हो कि अगर कोई भी एक वैल्यू हमने ज्यादा ले ली और उससे ज्यादा प्रभावित हो गया, या कोई भी वैल्यू हमने कम ले ली उससे मीन जो है ज्यादा प्रभावित हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथा 4, आगे स्टैट्स को समझने के लिए उसका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, जैसे कॉरलेशन, रिग्रेशन में भी अर्थमेटिक मीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे भी उसका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हो सके, यानी उसकी हेल्प से और भी स्टैट्स को हम समझ सके, आगे उसका यूज कर सके। क्लियर है? यानी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, आगे उसका यूज हम कर सकें। बेस्ड, अगली प्रॉपर्टी है बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, यानी ऐसा एवरेज होना चाहिए जब उसको हम फाइंड करें तो जिस वेरिएबल के लिए हम फाइंड कर रहे हैं उस सभी वेरिएबल का उसमें यूज हो जाना चाहिए, उस सब डाटा का, उस वेरिएबल के डाटा का यूज उसमें हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी सभी वैल्यूज पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, और 6 रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। क्लियर है? चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि एवरेज कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, ये 2 टाइप के होते हैं। पहला
मैथमेटिकल एवरेज। इसका पहला टाइप है अरिथमेटिक मीन। इसको हम x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसमें जो डाटा रहेगा वो न्यूमेरिकल नेचर का रहेगा। जैसे 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स गिवन हैं, उसका अरिथमेटिक मीन आप फाइंड करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल नेचर का डाटा रहेगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। इसको कैपिटल जी लिखेंगे। अरिथमेटिक मीन का हिंदी होता है समांतर माध्य, कह सकते हैं आप, समांतर माध्य। इसको आप गुणोत्तर माध्य। तीसरा है आपका हार्मोनिक मीन। एच से नोट करते हैं, हरात्मक माध्य। ठीक है, इसमें डाटा न्यूमेरिकल नेचर का होता है, तब यूज करते हैं इसको। ज्योमेट्रिक मीन में अगर आपको जनसंख्या वृद्धि दे रखी है अलग अलग वर्षों की और औसत जनसंख्या वृद्धि फाइंड करनी है आपको, तब ज्योमेट्रिक मीन का सहारा आप लेंगे। हार्मोनिक मीन का भी यूज होता है। जैसे हम कहें एक व्यक्ति घर से ऑफिस गया अलग चाल से और ऑफिस से घर डिफरेंट चाल से आया, पूरी जर्नी की औसत चाल फाइंड करने के लिए हम हरात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन का सहारा लेंगे। क्लियर है, ये तो मैथमेटिकल एवरेज में आते हैं। दूसरा होता है आपका पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में आता है पहले मीडियन, माध्य का कहते हैं इसको। मीडियन का सहारा कब लेते हैं? जब डाटा क्वालिटेटिव नेचर का होता है, क्वालिटी बेस्ड डाटा होता है, वहां माध्यिका का सहारा लेते हैं, मीडियन का सहारा लेते हैं। वहां पर पोजीशन मायने रखती है, यानी डाटा को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेकोरेट करते हैं, अरेंज करते हैं। अगला है मोड। मोड को कहते हैं बहुलक। मोड का यूज कहां होता है? जैसे मैंने कहा सिविल सर्विस का एग्जाम है और सिविल सर्विस के एग्जाम में सबसे ज्यादा पास होने वाले स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, यानी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, तो यानी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मोड हो जाएगा, यानी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यानी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका मोड हो जाएगा, यानी जिस वैल्यू के पास सबसे ज्यादा संकेंद्रण रहता है उसको हम मोड कहते हैं। क्लियर है? आगे अगला है पार्टीशन वैल्यू। इसको कहेंगे विभाजन मूल्य। इसमें तीन आते हैं। पहला क्वार्टाइल, जिसको हम नाम देंगे चतुर्थक कहते हैं। क्वार्टाइल का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई डाटा दे रखा है, पोजिशनल एवरेज है, उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो डेकोरेट करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा।
ठीक है। तो उस डाटा के आपने 4 टुकड़े कर दिए, प्रत्येक टुकड़े को क्वार्टाइल कहेंगे। क्वार्टाइल मतलब 1/4, ठीक है। तो किसी भी डाटा को 4 भागों में तोड़ने को ही हम क्या कहेंगे, क्वार्टाइल कहेंगे। आप अभी इतना ही समझें, आगे मैं डिटेल से बताऊंगा। क्वार्टाइल हो गया, आगे होता है आपका डिसाइल, जिसको हम दशमलव कहते हैं। दशमलव का मतलब क्या होगा, कोई भी डाटा को आप 10 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम दशमलव कहेंगे। और नेक्स्ट होता है आपका परसेंटाइल, जिसको हम शतमलव कहते हैं। शतमलव यानी किसी भी डाटा को आप 100 हिस्से में अगर तोड़ देंगे, डिवीजन कर देंगे, तब क्या होता है, शतमलव कहते हैं, परसेंटाइल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। मीडियन 2 भागों में तोड़ती है, बिल्कुल बराबर बराबर। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, चतुर्थक है, यानी चतुर्थक में 4 इक्वली पार्ट्स हैं, तो मिडिल में जो आएगा, बिल्कुल मिडिल में जो होगा, क्वार्टाइल होगा, उसको मीडियन कहेंगे। ऐसे ही डिसाइल में भी बिल्कुल मिडिल में होगा, बिल्कुल मिडिल में। जिस 10 हिस्से किए, अगर 5वां जो हिस्सा होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल में होगा, उसको भी मीडियन कहेंगे। और ऐसे ही परसेंटाइल में जस्ट मिडिल में होगा, उसको हम मीडियन कहेंगे। ठीक है, यानी P50 50वां जो परसेंटाइल होगा वो मीडियन कहेंगे। और डिसाइल में D5 जो होगा, ठीक है, उसको मीडियन कहेंगे। क्लियर है। तो ये एवरेज के टाइप्स है। अब एक एक करके हम ये लेंगे, यानी सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन को बारी बारी से फिर लेके चलेंगे। ठीक है, चलो अरिथमेटिक मीन लेते हैं। अरिथमेटिक मीन, इसको x बार के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और सबसे पहले इसको हम इंडिविजुअल सीरीज के लिए लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अरिथमेटिक मीन निकालने की जो मेथड्स हैं वो 3 टाइप के मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है उसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, मेथड्स यहां सबसे पहले हम मेथड्स देख लीजिए। इसके लिए जो मेथड्स हैं, पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड कहते हैं उसको, डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं शॉर्टकट, भी नाम होता है उसका, शॉर्टकट, या डेविएशन मेथड कहें। या एज्यूम्ड मीन मेथड भी कह सकते हैं, मीन मेथड। और तीसरा जो मेथड है उसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। यानी मीन निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं। ठीक है, चलो अरिथमेटिक मीन निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज से पहले, और मेथड कौन सा रहेगा, डायरेक्ट मेथड रहेगा। क्लियर है, इसको मिटा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक डाटा ले लेते हैं डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, कोई भी डाटा आप ले लीजिए। जैसे मैं कहूं आपसे कि 5 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट्स 50 मार्क्स लाया,
दूसरा 40 लाया, तीसरा 30 लाया, 20 और 10। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको गिवन है और आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है, इंडिविजुअली मार्क्स आपको गिवन है, तो होगा x बार इक्वल समेशन एक्स आई। ये एक्स आई टाइप का डाटा मान लिया आपने, मार्क्स जो है वो वेरिएबल एक्स आई है, तो ये आपने एक्स आई मान लिया, ठीक है। यानी x1 ये है फर्स्ट वाला, x2 है, x3, x4, x5, ठीक है। तो समेशन एक्स आई अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n, तो यहां से समेशन एक्स आई क्या होगा, 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 अपॉन में 5 इक्वल समेशन मतलब सम रिप्रेजेंट करता है इनका, तो ये आ जाएगा 60, 100, 150 यानी 150 अपॉन में 5, ये हो जाएगा आपका 30। क्लियर है? यानी इन 5 स्टूडेंट्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो 30 है। क्लियर है? क्या है? 30 है। तो ये हो जाएगा आपका अरिथमेटिक मीन। क्लियर है? आगे जो मेथड है, सीरीज है, वो आएगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में x और f आपको गिवन होता है, x और f गिवन होता है। x की कुछ लिस्ट ले लीजिए। x है आपका 10, 20, 30, 40, 50, ये x की वैल्यू है। और फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 3 to 5, 3 to 5। यहां से ये x और f गिवन होगा। डिस्क्रीट में टर्म और फ्रीक्वेंसी दोनों दे रखी होती है, ठीक है। तो यहां पर f और x का मल्टीप्लाई करना होता है, f इंटू एक्स। ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 90, ये 80, ये 250। क्लियर है? यहां से f और x का f और x का सम करना पड़ेगा, fx का। इसको लिखेंगे fx। तो ये सम कर लीजिए, 0, 30, 22, 26, 3, 5। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी का सम कर लीजिए, इसको n कहते हैं। 9, 12, 14, 19। तो यहां से x बार इक्वल हो जाएगा आपका समेशन एफ एक्स अपॉन में n या समेशन f 560 अपॉन में 90। ठीक है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज के लिए आप अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें x और f दे रखा होता है। x और f को बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, समेशन एफ एक्स आ जाता है, समेशन f आता है, डिवाइड कर देते हैं तो अरिथमेटिक मीन आ जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसी डिस्क्रीट सीरीज के लिए चलो
कंटिन्यूअस सीरीज के लिए कंटिन्यूअस सीरीज ले लीजिए, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी। वो कंटिन्यूअस सीरीज है आपकी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ये आपका क्लास इंटरवल है। और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 5, 10, 5, 10, 14, 20, 14, 20, 35, 15, 15 और 1। 5, 10, 14, 20, 35, 15, 1। ये कंटिन्यूअस सीरीज है। यहां पर डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो मिड वैल्यू हो जाएगी यहां पर 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। यहां पर दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फ्रीक्वेंसी का और मिड वैल्यू का। ये आ जाएगा आपका 25, 150, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 14, 5 से 70, 28 और 7, 350। ये हो जाएगा आपका 700 और ये मल्टीप्लाई जब करेंगे 45 का 35 से 1575 और ये मल्टीप्लाई करेंगे आप 825, 55 से 75, 75, 75 और 7, 82। ये हो जाएगा आपका 65। क्लियर है? यहां पर समेशन एफएम होगा और यहां पर फ्रीक्वेंसी का सम होगा जो एन के इक्वल होगा। इनका सम कर लीजिए, ऐसे डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। 15, 29 और 49, 49, 50, 65, 70, 100 हो जाएगा। क्लियर है? और ये आएगा आपका, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना। यहां पर ये आया आपका 20 और 4, 9, 14, 21, 23, 29 और 4, 11, 16, 3690। ठीक है, तो यहां से आप मीन निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका FM अपॉन में n, 3690 अपॉन में 100 कट करेंगे 36.9। ये x बार आ गया, अरिथमेटिक मीन आ गया कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम अरिथमेटिक मीन को डेविएशन मेथड से तीनों टाइप की सीरीज के लिए, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए बताएंगे, और स्टेप डेविएशन मेथड से भी अरिथमेटिक मीन तीनों टाइप की सीरीज के लिए बताएंगे। और अरिथमेटिक मीन के क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डिमेरिट्स होते हैं, उस पर चर्चा होगी। ठीक है, इस तरह से सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।